सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड ऐसी है कि आपको अपने आप को कॉन्टीन्यूसली जो है ना वो अपडेट करते रहना चाहिए। एवरेज एक सीवी के ऊपर आपका जो रिक्रूटर है ना वो 20 से 25 सेकंड लगाता है बस। उसमें उसने जज करना है कि मैंने इसका रिज्यूमे मजीद देखना है कि नहीं देखना। हम गलती क्या करते हैं, हमारा 5-5 6 साल एक्सपीरियंस है, पहला सेक्शन हमने लिखा होगी मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मेरा ईमेल ये है, मेरा घर का एड्रेस ये है, मेरा मैरिज स्टेटस, मेरा क्या आईडी कार्ड नंबर। भाई आईडी कार्ड नंबर से कोई भी तुम्हारा जेंडर, दो ईमेल दिए होंगे, दो सेल नंबर, सऊदी नंबर भी दिया हुआ है, पाकिस्तान नंबर, नहीं ऐसा ना करो भाई। आइदर ही कैन गो टूवर्ड्स जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स, नॉट रिएक्ट के कॉन्सेप्ट। हमारी ये बहुत बड़ी गलती है कि हम रिएक्ट जेएस तो हमें आती है, जावास्क्रिप्ट नहीं हमें आती, हालांकि वो अंडर द हुड तो सेम है। तो हमें जब अंदर नीचे की फंक्शनलिटी नहीं पता तो हम अच्छे जो बड़ी कंपनी के इंटरव्यूज़ हैं वो हम क्रैक नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। इफ यू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट आईटी, अबाउट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सीएस, तो फिर इंडस्ट्री इतनी मैटर नहीं करती, आपकी अपनी पर्सनल स्किल्स और आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो मैटर करती है। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा नहीं, मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। तो यार बेसिकली काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी मन स्टैक रिलेटेड डेवलपर्स की, तो मतलब कि मन स्टैक का यहाँ पे कितना स्कोप है सऊदी अरेबिया के अंदर। सो फाइनली अंसर भाई हमारे साथ मौजूद है। अंसर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे मज़े की बात यह है कि इनका एक्सपीरियंस मोर देन 11 ईयर हो गया अप्रॉक्सीमेटली, और इनका ज़्यादातर एक्सपीरियंस मल्टीनेशनल कंपनीज़ में रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस जो गेन किया वो बहरीन से भी आप रहे हैं, उसके बाद यहाँ सऊदी अरेबिया में आप वक्त गुजार रहे हैं, एक बहुत अच्छी कंपनी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड लेट्स स्टार्ट करते हैं। आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ है और आप कहाँ से हैं? वेल, मैं अगर स्टार्ट करूँ अपने ग्रेजुएशन टाइम से, तो मैं ग्रेजुएट हुआ था 2011 में। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद करीबन 1 साल मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे 1 साल टीचिंग की मैंने। बट ऑनेस्टली आई रियलाइज के वेल टीचिंग फील्ड इज़ नॉट फॉर मी, सो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब। और लकीली मेरी जो फर्स्ट डेवलपमेंट जॉब थी वो बैक इन 2012 थी विद अ स्टार्टअप कंपनी नेम्ड एज प्लस टॉक्स इन लाहौर। आई स्टार्टेड विद देम एज एन ROR डेवलपर, रूबी ऑन रेल्स डेवलपमेंट मैंने स्टार्ट की। और उसके बाद तकरीबन 2-2.5 साल मैं उनके साथ काम करता रहा। फिर उसके बाद ये होता है कि नॉर्मली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड ऐसी है कि आपको अपने आप को कॉन्टीन्यूसली जो है ना वो अपडेट करते रहना चाहिए अगर आपने इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, सीधी सी बात है। तो फिर उस टाइम आपको शायद अंदाज़ा होगा 2015-16 में रिएक्ट जेएस का जो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बूम होना शुरू हुआ। जावास्क्रिप्ट मार्केट में आई, उसके बाद रिएक्ट जेएस जो कि फेसबुक की एक टेक्नोलॉजी है, तो उस पर मुझे लकीली अपॉर्चुनिटी मिल गई। मैंने एक IoT बेस्ड कंपनी है लाहौर में, ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स, हम सब जानते हैं ओरिएंट के, वो अपना इन हाउस IoT प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया। मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं आती थी ऑनेस्टली, लेकिन दे रियलाइज कि यार चलो उसका 2-2.5 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है तो ही कैन लर्न थिंग्स इन पैरेलल। मैंने वो ज्वाइन कर ली। सो डेट वाज माई वेरी स्टार्ट विद द जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजीज। और जो वो टेक स्टैक वो यूज़ करते थे वो रिएक्ट जेएस थी फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे नोड जेएस और GraphQL वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते थे। इट्स जस्ट लाइक रेस्ट। तो लेकिन ये कि GraphQL भी उस टाइम नहीं थी, तो आई वाज लकी इनफ कि मुझे शुरू में ही इन नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने का मौका मिल गया, जिससे मुझे अपना कैरियर में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला, हेल्प मिली। हायर कटिंग शॉर्ट, उसके बाद मैंने कुछ अर्सा करीम के साथ काम किया। आई एम श्योर हर बंदा करीम को जानता है, मिडल ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा उनका है, पाकिस्तान में भी वो हैं, और कराची में ही बेसिकली इनका इनिशियल स्टार्ट हुआ था करीम का। सो आई वर्क फॉर देम फॉर लाइक 6-7 मंथ्स। और उनका भी इस तरह था, फ्रंट एंड एंगुलर जेएस पे था, उसको माइग्रेट रिएक्ट पे कर रहे थे। सो दे हायर्ड मी बिकॉज आई हैड डिसेंट एक्सपीरियंस विद रिएक्ट एट दैट टाइम एज वेल। तो उस पर काम किया। फिर उसके बाद कुछ अर्से बाद एक अमेरिकन मल्टीनेशनल वो इंडस्ट्रियल IoT पे काम कर रहे थे। इंडस्ट्रियल IoT इज़ समथिंग मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जिसमें अपनी इंडस्ट्री को आप स्मार्ट करते हो, जो आपकी मशीन्स है वो आपका डेटा थ्रो करती हैं, जो आप क्लाउड के ऊपर लेते हो, फिर उसकी बेस पे आप अपनी डिसीजन मेकिंग करते हो। सो आई वर्क विद अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी इंडस्ट्रियल IoT प्रोजेक्ट्स पे। फिर मैं बहरीन मूव कर गया। बहरीन में जो ट्रैवल डोमेन की कंपनी थी वो ट्रैवल के प्रोजेक्ट्स करती थी, और उनका जो मेन क्लाइंट था डेट वाज सऊदी अरेबियन एयरलाइन, जो सऊदी अरब का नेशनल कैरियर है। सो आई एम लकी इनफ कि मैंने अपने कैरियर में बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स पे काम किया, करीम पे किया है, सऊदी एयरलाइन में किया है, इंडस्ट्रियल IoT के प्रोजेक्ट्स पे काम किया। और मैं बाय द वे 1.5-2 साल लाहौर की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है लम्स, आई एम श्योर एवरीवन नोज अबाउट दैट, एटलीस्ट जो लाहौर में रहते हैं या पाकिस्तानी वो जानते हैं लम्स के बारे में। तो उनके साथ भी मैं 1.5-2 साल एसोसिएट रहा हूँ। दे यूज़ टू कॉल मी टू गिव गेस्ट लेक्चर टू देयर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। जब उनके फाइनल स्टूडेंट्स ने इंडस्ट्री में जाना होता है तो मैं उनको जाके बताता था कि जो इंटरनेशनल अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो ज़्यादा इन डिमांड है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, ये वो। तो मैंने लम्स के साथ कुछ अर्सा एसोसिएट रहा हूँ। तो फिर उसके बाद मतलब इस तरह डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट एक्सपोजर लेते हुए फाइनली नाउ आई एम इन सऊदी, और यहाँ पे मैं वीबुक में काम कर रहा हूँ। वीबुक जो है वो
थोड़ा सा मैं क्विकली इसके बारे में बताऊँ कि सऊदीया का ओनली ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है वी बुक जो है यहाँ पे सऊदी में। आप सऊदी में जितने भी इवेंट्स होते हैं, चाहे वो रियाद में हैं, जद्दा में हैं, तो जितने भी आपने इवेंट्स की बुकिंग है वो आपकी वी बुक के थ्रू होती है। तो उसमें रियाद सीज़न है, आप उसके बारे में जानते हैं, बुलेवार्ड वर्ल्ड है, बुलेवार्ड सिटी है। फिर आपका फीफा का जो है क्लब वर्ल्ड कप हुआ था जद्दा में, वो भी वी बुक ने मैनेज किया था। उसके बाद आपकी फार्मूला 1 रेस होती है जद्दा में, इनका सर्किट है इंटरनेशनल लेवल का, वो वी बुक के थ्रू बुकिंग होती है। फिर जितने भी यहाँ पे टेनिस टूर्नामेंट्स हैं, फुटबॉल मैचेस हैं, यानी ईच एंड एवरीथिंग दैट्स रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट दैट्स बीन बुक थ्रू वी बुक। सो आई एम पार्ट ऑफ देयर मेनली फ्रंट एंड वेब टीम, और मैं मेनली जो है फार्मूला 1 के प्रोजेक्ट्स को वो लीड करता हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। जी थैंक यू सो मच, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जी। लेट्स गो टू पाकिस्तान। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है? कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी लाहौर से। ओके, मिसाल के तौर पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं जो मेरा चैनल देखते हैं, आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटीज़ मैटर करती हैं? यार ये डिपेंड करता है आप किस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं। तो Okay. जैसे अगर आप सीएस की बात करें ना, तो मुझे नहीं लगता यहाँ बहुत कम इस चीज़ को मैटर जो है ना वो यूनिवर्सिटी करती है, क्योंकि आई नो पीपल, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा जिसको मैं थोड़ा सा निचले लेवल पे समझता हूँ, थोड़ा सा इंसल्टिव हो जाएगा ये, लेकिन जो बेसिकली हमारी थोड़ी लो लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाहौर में भी बहुत सारी हैं, तो उस यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएशन करके बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जो हमारी वैसे बहुत अच्छी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका मैं नाम ले सकता हूँ कंफर्टेबली, लाइक नस्ट है, GIK है, लम्स है, PUCIT है बेसिकली। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में भी करके अगर आपने लर्निंग उस तरह से नहीं की, CS को नहीं समझा सीखा, तो फिर आपको आगे जाके स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो इफ़ यू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट IT, अबाउट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, CS, तो फिर इंडस्ट्री इतनी मैटर नहीं करती, आपकी अपनी पर्सनल स्किल्स और आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो मैटर करती है। लेकिन इफ़ यू गो टुवर्ड्स अ मैनेजमेंट, लाइक इफ़ यू आर डूइंग MBA, तो ऑफ कोर्स उसमें यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है। आपने MBA अगर लम्स से किया है या आपने किसी हल्की यूनिवर्सिटी से किया है, तो दैट वुड डेफिनेटली मेक सम डिफरेंस। लेकिन उसमें स्टूडेंट्स का कोई डिफरेंस नहीं, जैसे आपने लेक्चरर रहे हैं, GK में भी आपने लेक्चर दिया, लम्स में भी दिया है, उसका पंजाब में भी, जी। उससे आपको लगा नहीं है कि माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स यार का? डेफिनेटली उनकी ग्रूमिंग का लेवल ही और तरह का है। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई वेंट टू, मतलब अगर इससे बात करें कि मैं अगर कॉमसेट्स में अगर चला जाऊँ या थोड़ी सी UCP में या UMT में या यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, ये 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको मैं समझता हूँ वो एक लेवल पे हैं, इनमें चला जाऊँगा और अगर मैं लम्स के किसी बच्चे को लेक्चर देने जाऊँगा या फास्ट में जाऊँगा, तो आई विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस। उनकी ग्रूमिंग, उनका इंटरेस्ट लेना, उनकी इंडस्ट्री की जो नॉलेज है ना पहले से, मतलब यार मैं अपनी बात करूँ 2011 में मैं जब ग्रेजुएट हुआ था, लिटरली मुझे नहीं पता था कि मैंने अब क्या करना है, जाके कौन सी जॉब मिलनी है, किस कंपनी में जाना है, कहाँ से क्या करना है, आई डिडंट नो डैट लिटरली। लेकिन लम्स में जाके जब बच्चा 4था-5वां सेमेस्टर भी होता है ना, ही इज़ वेरी क्लियर इन दिस कॉन्सेप्ट्स के यार आगे जो है ना वो कॉन्फिस एक बड़ी कंपनी है, टेक्नोलॉजिक्स एक बड़ी कंपनी है, RB सॉफ्ट एक बड़ी कंपनी है, सिस्टम्स लिमिटेड है, नॉर्थ बेस सोल्यूशन है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम ले रहा हूँ जो पाकिस्तान में है। तो इनमें मैंने जॉब करनी है और वो उनके यूनिवर्सिटीज़ उनको कैसे एंटरटेन करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं व्हेन दे आर इन देयर फाइनल ईयर। तो कंपनीज बड़े अच्छे लेवल पे उनके कैरियर फेयर्स कंडक्ट करती हैं। और आई हैव सीन विद माई ऑन आइज़ के जो अच्छी कंपनीज़ हैं, सॉरी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स हैं, इवन व्हेन दे आर नॉट फुली ग्रेजुएटेड तब तक वो हायर हो चुके होते हैं। दे नो ईच एंड एवरीथिंग कि यार हमारे जिस दिन हमारी डिग्री मिलेगी ना, अगले दिन मैं फ़लानी कंपनी के अंदर जो है ना जॉब कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली ये डिफरेंस है, आपकी ग्रूमिंग, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और आपका इंडस्ट्री का नॉलेज कि आपने कल को करना क्या है, जाना कहाँ पे है। एक छोटी यूनिवर्सिटी के बच्चे को आज भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं ये बात पता होती, बट इफ़ यू गो टू GK और लम्स और फास्ट, तो दे आर वेरी मच क्रिस्टल क्लियर कि राइट आफ्टर ग्रेजुएशन वट दे विल बी डूइंग एग्जैक्टली। या एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट। सो आपने कंपनी स्विच करते गए, विद द टाइम आपने टेक्नोलॉजी चेंज की, ठीक है, अभी आपको पाकिस्तान में क्या लगता है कि मतलब कि किस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए अगर आपने पाकिस्तान में सर्वाइव करना? यार पाकिस्तान में सर्वाइव करना है तो जिस तरह मैं अपना करियर स्टार्ट मैंने ROR से किया था, रूबी ऑन रेल्स से। देन आई सौ के यार जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा वो ग्रोथ है, फोकस उस पर करना शुरू कर दिया, गॉट अपॉर्चुनिटी लकीली अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने उसके बाद उसी में अपना करियर अभी तक मैं चल रहा हूँ। तो पाकिस्तान में सर्वाइव करना है या दुनिया में कहीं देखें, बात पता क्या है, बात यह है कि पाकिस्तान में भी सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स या कहाँ से आते हैं, वो जो मेन मार्केट है वो तो US है ना, US से आने, यूरोप से आने, कनाडा से आने। अब चूँकि सऊदी में हम बैठे हुए हैं तो सऊदी विजन 2030 के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा काम है, तो कुछ काम यहाँ से भी जाता है, काफ़ी सारा काम इनफैक्ट जाता है जो आउटसोर्स होता है। आल्दो सऊदी का जहन बदल रहा है, यानी द पीपल हेयर, द कंपनीज हेयर, दे वांट द रिसोर्स टू बी इन हाउस। अब वो आउटसोर्स नहीं करते जो पहले किसी दौर में होता रहा है दुबई से, सऊदी से। तो पाकिस्तान में सर्वाइव करना है या कहीं भी सर्वाइव करना है, मैं समझता हूँ कि इसमें इतना फ़र्क नहीं है कि किस टेक्नोलॉजी में काम होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि जावास्क्रिप्ट इज़ अ गुड थिंग। जावास्क्रिप्ट एक बहुत ब्रॉडर टर्म में ये बात करूँ, जावास्क्रिप्ट सिर्फ एक जेनेरिक नाम है, उसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। React.js भी है, Next.js भी है, Vue भी है, Angular भी है।
नोड JS है, नेस्ट JS, एक्सप्रेस JS, देयर लॉट ऑफ थिंग्स अभी बहुत सारी और भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, इवॉल्व होती हैं। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो फ्यूचर को मद्देनज़र रखे, तो इट्स ऑल अबाउट यार डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। आइदर ही कैन गो टूवर्ड्स जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स, नॉट रिएक्ट के कॉन्सेप्ट। हमारी ये बहुत बड़ी गलती है कि हम रिएक्ट JS तो हमें आती है, जावास्क्रिप्ट नहीं हमें आती, हालांकि वो अंडर द हुड तो सेम है। तो हमें जब अंदर नीचे की फंक्शनलिटी नहीं पता, तो हम अच्छे जो बड़ी कंपनी के इंटरव्यूज़ हैं वो हम क्रैक नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। तो आइदर यू कैन गो फॉर जावास्क्रिप्ट, उसमें कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग कर लें, और यू कैन गो विद पाइथन की तरफ जाएँ, क्योंकि अभी जो मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के जितने एल्गोरिथम्स उसमें स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसमें अभी और किसी टेक्नोलॉजी में इतनी सपोर्ट नहीं है उस चीज़ की। तो आई वुड गो विद दीज टू टेक्नोलॉजीज़। ओके, दैट्स ग्रेट। बहरीन कैसे गए आप? यार बहरीन ये था, मैं एक जॉब कर रहा था वहाँ पे, मुझे लिंक्डइन के ऊपर एक HR उनके जो जिस कंपनी में मैं गया उसके रिक्रूटर ने रीच आउट किया कि वी आर लुकिंग फॉर समवन हु हैज़ लाइक 3-4 years एक्सपीरियंस विद रिएक्ट, सो आर यू ओपन टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा जी वाई नॉट। एक इंटरनेशनल एक्सपोजर का अपना एक वो होता है, इट्स नॉट अबाउट के मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा कि अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे मुल्क के क्या हालात हैं, ये वो डेट्स अ सेपरेट स्टोरी। बट इफ़ अगर हालात अच्छे हों भी, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह होंगे, तब भी इंटरनेशनल एक्सपोजर का कोई मुकाबला नहीं है, यानी यू शुड बी गेटिंग सम इंटरनेशनल एक्सपोजर तो ग्रोथ करने के लिए। तो रिक्रूटर ने मुझे रीच आउट किया, मैंने उसको कहा ठीक है, आई वुड लव टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी। फिर वो जो उनका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसने एक असाइनमेंट दी, मैंने वो पहले सबमिट की। फिर उनके एक जो टेक्निकल मैनेजर था उसका हायरिंग इंटरव्यू टेक्निकल हुआ, तकरीबन पौने घंटे 50 मिनट का। बस ये 2 स्टेप्स थे, उसके बाद सेंड मी द ऑफर एंड आई मूव टू बहरीन। ओके, दैट्स ग्रेट। ऐसा क्या लिंक्डइन प्रोफाइल में आपके कि मतलब कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपको अप्रोच करती हैं? यार भाई ये तरीका है कि आप अपने आप को अप टू डेट रखें, ठीक है, सीधी सी बात है। और अपने आप को जो है ना, देखें जो दिखता है वो बिकता है, सीधी सी बात है। Exactly, अगर आपकी जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, जितनी मर्जी आप ज़बरदस्त किस्म के डेवलपर हैं, रिसोर्स किसी भी फील्ड में, इट्स नॉट अबाउट द डेवलपमेंट, आप बिजनेस प्रोफेशनल हैं, आप सेल्स पर्सन हैं, अगर आप अपने आप को शो ऑफ नहीं करेंगे ना, अगर आपने आपको बताएंगे नहीं कि यार मैं क्या हूँ या मुझे ये चीज़ आती है, तो कोई भी आपको नहीं करेगा, रीच आउट नहीं करेगा, या कोई भी आपकी जो है ना उस तरह से आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ आप कहीं ना कहीं लैग करेंगे, मिस कर रहे होंगे। तो भाई यही है कि एक तो मैं कोर्सेज़ करता रहता हूँ कोई ना कोई ऑनलाइन, यूडीमी से कर लिए, PMI से कर लिए, और जो भी एडू से कर लिए, जो भी प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं उसको आप लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करते हैं, ऑफ कोर्स कि यार मैंने ये चीज़ की है। दूसरी बात ये कि मेरी ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस काफ़ी ज़्यादा है। मैं जो भी कोई नई POCs करता हूँ, जब मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है या ओवर द वीकेंड, उसको मैं गिटहब रेपोजिटरी के ऊपर अपलोड करके उसको भी मैं लिंक्डइन के ऊपर अपने पोस्ट करता हूँ कि यार मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन लर्निंग का कोई छोटा सा एल्गोरिथम बनाया है, या मैंने फेस डिटेक्शन के लिए कोई उस पर काम किया है किसी AI टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसको मैंने क्या किया है, अच्छा यार खुद लर्निंग कर ली, गिटहब रेपोजिटरी के ऊपर उसको ओपन सोर्स करके अपलोड कर दो, और लोगों के लिए उसको फ़ायदा हो जाएगा। ये काम मैं करता हूँ। और दूसरा ये कि कोई ना कोई मैं फ्रीक्वेंटली जो है ना लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करता रहता हूँ, लोगों को रीच आउट करता हूँ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उनकी पोस्ट के ऊपर कमेंट करता हूँ, लाइक करता हूँ, खुद अपनी पोस्ट भी करता रहता हूँ। तो बस ये चीज़ें हैं कि अपने आप को आपको दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है। अगेन मैं बात जहाँ से शुरू की थी, जो दिखता है वो बिकता है, सीधी सी बात एग्जैक्टली है। ऐसे है। और मेरा ख्याल है शो ऑफ सिर्फ लिंक्डइन पे करना चाहिए, बाकी प्लेटफॉर्म में नहीं, शो ऑफ मैं शो ऑफ से अभी ये नहीं कि अगर आपको कुछ आता ही नहीं आप उस पर फन्ने खां बन रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ऑफ कोर्स जो आपने जिस पे स्किल सेट ली है, जो एक्सपीरियंस है, उसी को रखते हुए मद्देनजर रखते हुए अपने आप को, जो रियलिटी है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे, गलत बात करेंगे, तो रिक्रूटर आपको रीच आउट करेगा और वो चीज़ आप में होगी नहीं, आप उसको लैग करेंगे, तो डेट्स अ रेड सिग्नल, आपको वो ब्लॉक कर सकता है, या वो आपको हमेशा के लिए मतलब वो आप गलत रेड लिस्ट में आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना। दैट्स ग्रेट। सऊदीया कैसे आया? सऊदीया भी यार यही था, पाकिस्तान में एक कंपनी के साथ एज एन एसोसिएट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जॉब कर रहा था। तो वहाँ पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी यही थी कि इंश्योरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, कोड रिव्यूज़, क्लाइंट कम्युनिकेशन, सारे जो यूरोप के अमेरिकन क्लाइंट्स थे उनके साथ मेन कम्युनिकेशन मैं ही करता था, उनकी अपसेलिंग वगैरह में इन्वॉल्व था मैं। तो बस रिक्रूटर ने अगेन मुझे रीच आउट किया कि वी आर लुकिंग फॉर समवन हु हैज़ वास्ट एक्सपीरियंस एज अ फुल स्टैक डेवलपर, बोथ इन फ्रंट एंड एज वेल एज एंगुलर, और हमारा टेक स्टैक भी सारा जावास्क्रिप्ट में ही है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो मैंने कहा जी ठीक है, वाई नॉट। तो सऊदी का तो वैसे ही माशाल्लाह इस टाइम आपको पता है 2030 विजन के प्रोजेक्ट्स, इनका काम बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम है। हर बंदा नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान बट फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम यूरोप, इवन फ्रॉम अमेरिका, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं इस टाइम। तो बहुत सारी नेशनलिटीज़ हैं। तो आई थॉट कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वाई नॉट एक्सप्लोर दैट। सो मैंने उनको कहा ठीक है जी, मैं एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी। बस अगेन जो उनका होता है, एक इनिशियल मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ तकरीबन 50 मिनट्स का, उसके बाद एक असाइनमेंट थी जो मुझे 3 दिन में सबमिट करनी थी। अगेन मेरे टेक स्टैक के ऊपर जावास्क्रिप्ट, मैंने Next.js को यूज़ किया, GraphQL को यूज़ किया, बैकएंड पे Nest.js जो कि एक Node.js का फ्रेमवर्क है उसको यूज़ किया, डेटाबेस मैंने PostgreSQL यूज़ की। मैं इसी टेक स्टैक बता रहा हूँ। तो उस पर असाइनमेंट मैंने 2 दिन में सबमिट करवा दी। तीसरे चौथे दिन मेरा फिर एक फ़ाइनल डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग उनके साथ इंटरव्यू था, और
5वें 6 दिन ऑफ़र मेरे हाथ में थी। ओके, लेकिन उसमें ये है कि उसके बाद जो अगला प्रोसेस था पाकिस्तान में रहते हुए टुक लाइक 2 to 3 मंथ्स, वो अनफॉर्चुनेटली बहुत हेक्टिक सा प्रोसेस है सऊदी आने के लिए। लेकिन ये कि इंटरव्यू अगर क्लियर हो गया फिर बंदे को एक मिल जाता है गो हेड कि यार बंदा अब जा रहा है सऊदीया। गो हेड मिल जाता है, लेकिन उस मैंने ये बात क्यों एक्सप्लिसिटली मेंशन किया, आई नो समवन, मेरा क्लोज फ्रेंड, ही गॉट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम सऊदी, ही गॉट जॉब ऑफर, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी रिसेंट बात है, 6 महीने पहले की बात है, ही गॉट ऑफर, देन ही वेंट एंटर द सिस्टम, और सिस्टम में उसको 4 से 5 माह लग गए। उसका मेडिकल हुआ, फिर उगैमका से मेडिकल होता है, फिर वो सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन, सऊदी कल्चर ऑफिस से, पहले अपने मुफा की लाइनों में लगना पड़ता है, हज़ार मसले मसाइल हैं, आप इस प्रोसेस से, तो अनफॉर्चुनेटली 4-4.5 माह लगे, उसकी कंपनी ने ऑफर ही विड्रॉ कर ली उसकी। ये सी ना कि कंपनी इतना वेट क्यों करे? नहीं वेट करती ना, मसला ये है कि ये बहुत कंपेटिटिव मार्केट है, आपकी एक जॉब ओपनिंग आती है, उस पर 1000 CV आपके पास विद इन 1 आवर आपके पास CV आ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो आप उन कंपनी के पास बेहतर से बेहतर रिसोर्स लाने की ऑप्शन है, तो एक तो वो आपके एक्सपीरियंस पे, आपके स्किल सेट पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, सिफारिश वाला कोई सीन नहीं है, और दूसरा ये है कि दुआ बस अल्लाह से कर सकता है बंदा कि भाई जॉब तो मिल गई है, अब जो पाकिस्तान में प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी हो ताकि मैं पहुँच जाऊँ खैर से। ओके, दैट्स ग्रेट। ये बात है। अच्छा, अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए और टेक की बात की जाए, अगर आप कंपेयर करते हैं पाकिस्तान की टेक्नोलॉजीज़ और सऊदीया, और कल्चर क्या है ऑफिस का, तो दोनों में कंपैरिजन बता दें। टेक स्टैक की बात ये करें, अगर सऊदी में अभी भी अगर आप देखेंगे ना, जो यहाँ पे इंटरप्राइज लेवल चीज़ें हैं सऊदी, यानी इनके हॉस्पिटल सिस्टम्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, वो शायद अभी भी जो है ना .NET और जावा उन चीज़ों में ही बने पड़े। एग्जैक्टली ऐसे। ठीक है, तो अभी वो शायद इतना आसान नहीं होगा उनको इन नई टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करने के लिए, रिएक्ट जैसे या जावास्क्रिप्ट या इवन PHP, लारावेल, या जो भी नए फ्रेमवर्क्स टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्योंकि वो इतने पुराने बने हुए हैं और उस लेवल पे हैं कि उनको छेड़ते हुए भी डर लगता है कि यार वो सिस्टम्स डाउन टाइम ये लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ना। तो मुझे लगता है एक तो ये मेन डिफरेंस है, लेकिन अब सऊदी में बहुत कल्चर चेंज हो गया, यानी यहाँ पे भी अपना रैपिड डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, और क्लाउड का यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है। अभी अलीबाबा क्लाउड ने अपना रियाद में एक ऑफिस ओपन किया है, अभी GCP जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, दे आर इन टॉक्स विद सऊदी मैनेजमेंट, और शायद उनका ऑफिस भी ओपन हो गया है यहाँ, रिसेंट होने वाला है। तो मुझे लगता है अगेन, जैसे मैं वही कहूँगा कि भाई पाकिस्तान में भी तो प्रोजेक्ट आते तो बाहर से ही है ना, तो इवेंचुअली वो टेक्नोलॉजीज़ तो वो नहीं ही यूज़ कर रहे होते हैं, जो अमेरिकन हैं, जो यूरोपियंस हैं, जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, या जो जिन मुल्कों से भी असल में प्रोजेक्ट्स आते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट कि पाकिस्तान में ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ऐसा नहीं है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा अगर कोई बंदा ये कहे। वहाँ पे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा है, बड़ी अच्छी चीज़ों पे काम हो रहा है। नेक्स्ट.js पाकिस्तान में भी चलती है, मैंने नेक्स्ट.js पे फर्स्ट टाइम काम अपनी पाकिस्तानी कंपनी में किया था। हाँ, ये है कि अभी ROR पे अभी भी काम हो रहा है, जो मुझे लगता है कि अगले 4-5-6 साल बाद, मे बी 10 साल के बाद शायद आउटडेटेड हो जाएगी, इतना ज़्यादा लोग नहीं उसको यूज़ करेंगे। अभी दे आर स्टिल यूजिंग इन पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में बाकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे भी काम होता है। बाकी सऊदी की बात करें तो इनके जो पुराने सिस्टम्स हैं वो भी .NET जावा पे हैं, लेकिन जो नई रैपिड डेवलपमेंट है दे आर मोस्टली इन जावास्क्रिप्ट, लेकिन जो आपका AI मशीन लर्निंग है वो पाइथन पे भी काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं अपनी वीबुक में कंपनी जिसमें मैं जॉब करता हूँ उसकी बात करूँ, तो हमारा जो मेन बैकएंड है वो सारा लारावेल पे है, PHP लारावेल पे। सो इट्स अ मिक्स ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आई वुड से। कुछ लोगों को लगता है कि यार PHP नहीं, मतलब कि एक ओल्ड लैंग्वेज है, उस पर काम नहीं करना चाहिए। हाँ, मैंने जितने भी इंटरव्यू किए हैं वो ज़्यादातर .NET और ये जो जावा में काम करते हैं उनके ऊपर है। जैसे इन्होंने बात की कि मतलब कि दे विल बी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जैक्टली इवेंचुअली दे हैव टू इफ दे वांट टू सर्वाइव इंडस्ट्री। अच्छा, आपके कंपनी में आपको थोड़ा आइडिया होगा सऊदीलाइजेशन का, तो मतलब कि उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें। सऊदीजाइजेशन ये है कि इनके जो हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान है, प्रिंस हैं, यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं सऊदी के, वो डेफिनेटली उन्होंने अपने लोगों के लिए जो है वो बहुत काम किया, और अब सऊदी आज जिस स्टेज पे खड़ा हुआ है, इट्स ऑल हिज विजन माशाल्लाह। तो वो और देखा जाए तो वो ठीक कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, दे वांट कि उनके अपने लोग मेहनत करें, काम करें। और मैं ऐसे पर्सनली बहुत सारे यंग सऊदीज़ के साथ काम करता हूँ, लड़के लड़कियों के साथ, कि जिनको सऊदी गवर्नमेंट ने फुली स्पॉन्सर्ड BS और MS के लिए बाहर के मुल्कों में भेजा, MS में कनाडा में, US में, यूरोप में, जिस कंट्री में भी वो जाना चाहें, फुली फंडेड उनकी जो है ना वो वहाँ पे स्टडीज़ थी, उनको कोई काम नहीं करना पड़ता, और वो सऊदीया वापस आके जॉब करें। तो बेसिकली सऊदीजाइजेशन की कॉन्सेप्ट क्या है कि सऊदीया के जो लोग हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाए, इंस्टेड ऑफ के बाहर से एक्सपेक्ट्स आके सारे काम किए जाएँ। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक आपको फ़िक्स कोटा जो लोकल सऊदीज़ हैं हर कंपनी में वो मेंटेन करना है, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो 100% सऊदीजाइजेशन हो चुके हैं, जैसे कि HR डिपार्टमेंट्स हैं हर कंपनी। इवन मेरी बुक में हम कोई 8 या 9 रिक्रूटर्स हैं, 1-2 जिप में बैठते हैं, बाकी सारे सऊदी में होते हैं। दे ऑल आर सऊदीज़ एक्सेप्ट दैट कि जो जिप में बैठती है लड़की, शी इज़ एन इजिप्शियन। तो इस तरह जो बैंकिंग सेक्टर है, अगर आप इनके बैंकों में आज से 5-6 साल पहले जाते हैं तो आपको एक्सपेक्ट्स मिलते हैं, पाकिस्तानी भी, इंडियंस भी, यूरोपियंस भी, और भी लोग। अब आप जाएँ, सारे जो बैंक बैठे हुए बैंक में लोग, दे आर ऑल सऊदीज़, 100% सऊदीज़।
तो बस साउदीजेशन यही है कि इन सेक्टर्स में 100% कुछ में हो गई है, और कुछ में वो कहते हैं कि आपने एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ साउदीज़ अपनी कंपनी में मेंटेन करने हैं। तो वो फॉर एग्जांपल एक सऊदी के अगेंस्ट आप 3 एक्सपैट्स जो हैं वो हायर कर सकते हैं। तो हर कंपनी उसको ज़ाहिर फेस कर रही है, वीबुक भी कर रहा है, तो हमें भी अपनी कंपनी में एक नंबर ऑफ़ फ़िक्स साउदीज़ जो हैं वो उनको रखना ही रखना है, ताकि और तो इस वजह से ऑफ कोर्स अब एक्सपेक्ट्स के लिए थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं, लेकिन अगर दूसरे एंड से सोचें तो ज़ाहिर यहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए सोच रहे हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, सोच रहे हैं। या ओबियसली हर कंट्री के जो मतलब कि प्रेसिडेंट है या जो भी बंदा है पॉलिटिक्स में है, जो प्राइम भी मिनिस्टर हैं, जो भी obviously अथॉरिटीज़ में हैं, वो अपने को लोगों को प्रेफर करेंगे एक्जैक्टली ना। करना चाहिए भी, अपने लोगों को सोचना चाहिए। अब हमारी कंट्री के नहीं सोचते तो हम क्या कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बस इस तरह ही है सिचुएशन। तो इस वजह से लोग कहते हैं यार ये तो अच्छी बात नहीं है, हमारी नौकरी चली जाएगी, लेकिन भाई वो तो अपने लोगों का सोच रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। सैलरी रेंज क्या हो सकती है एक डेवलपर की यहाँ पे? कितने साल का एक्सपीरियंस आपको? मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, मेरा ख्याल है ये ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो प्रेफर भी 5 ईयर मिनिमम एग्जैक्टली ऐसी। अगर आप एक चीज़ मैं आपको और इस सवाल का जवाब देने से पहले बताना चाहूँगा, एक ऐसे भी चीज़ सामने आती है जो यहाँ पे अगर आप किसी इंजीनियरिंग की डिग्री पे आते हैं तो आपको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर से रजिस्टर होना पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से कम है तो आपको सऊदी काउंसिल जो है वो रजिस्टर नहीं करती। ओके। और जब आप वहाँ पे रजिस्टर नहीं होते हैं तो इसका मतलब आपको कामा नहीं मिल सकता, और जब आपको कामा नहीं मिलता इसका मतलब आपको अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ता है। तो ये चीज़ हमें ज़हन में रखनी है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत यहाँ के परेशान हुए, लाइक फॉर एग्जांपल इट्स 2024 जिसकी डिग्री 2019 से पहले की है, वो सऊदी आ तो जाएगा, पीछे से एजेंट पैसे लेके आपको सऊदीया भेज देते हैं। यहाँ पे आके पता चलता है सऊदी काउंसिल की रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रही। रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने का मतलब है कामा नहीं मिलेगा, कामा नहीं मिलेगा मतलब है फिर आप किसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक उसके कामे पे जाओगे। जब उसके कामे पे जाओगे इसका मतलब आप अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते आप। हाँ ओके। ये बहुत सारी एक बड़ी था कॉम्प्लेक्स सी बात है, इसलिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को, ये बात जहन में रख के यहाँ पे सऊदीया में आए और जहन में रखें। सॉरी, कमिंग बैक टू ओरिजिनल। आप श्योर हैं कि मतलब कि अगर टेक्निकल फील्ड का अगर हो? जी मैं श्योर हूँ कि 5 साल से कम पे सऊदी काउंसिल आपको रजिस्टर नहीं करता, और सऊदी काउंसिल नहीं करेगा तो आपको इंजीनियर्स जो मेरे पास वीज़ा है, इकामा है जिस प्रोफेशन का, वो आपको नहीं मिल सकता यहाँ पर। ओके, दैट्स ग्रेट। ये मेरे लिए भी हेल्पफुल है। सॉरी, आपका असल क्वेश्चन क्या था? मैं अच्छा, एक्सपीरियंस मतलब कि हम बात करें तो सैलरी पे बात करें, 5-6 साल की बात करें तो यार इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सैलरी कितनी मिल सकती है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो ये हैं, मैं आपको सारे बताता हूँ। एक तो आपका ओवरऑल एक्सपोजर कैसा है, आपने किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर या एक्सपीरियंस कितना है, मिडल ईस्ट का है, बिलफर्स या यूरोप का है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और तीसरी उसके बाद चीज़ ये आती है कि कंपनी साइज़। अगर बहुत बड़ी कंपनी जैसे यहाँ पे कोई बहुत इंटरप्राइज लेवल STC की फॉर एग्जांपल, सऊदी टेलीकॉम कंपनी जो उनका लोकल टेलीकॉम कंपनी है, उसमें जाएंगे तो उनके बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पैकेजेस हैं, पर्क्स हैं, बेनिफिट्स हैं। और चौथी चीज़ आपकी जो है वो डिपेंड करती है आपकी अपनी पर्सनल नेगोशिएशन स्किल्स। अगर आप किसी रिक्रूटर से बात कर रहे हैं वो कि इतने पैसे ले लो, आपको यार नहीं मैं तो इससे ज़्यादा ऑलरेडी लेता हूँ या मैं लेता रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरी स्किल सेट जो है वो तो इससे ज़्यादा की है या मैं डिज़र्व करता हूँ, यू कैन नेगोशिएट, राइट। तो फिर भी अगर जेनेरिक में आपको रेंज बताऊँ 5-6 साल के बंदे के लिए, यू कैन टेक एनीथिंग बिटवीन 10K एंड 25K, 10,000 से 25,000 रियाल के दरमियान कहीं पे भी आप निगोशिएट कर लें तो एवरेज अगर आप उसकी देख लें तो वही 15-16-17,000 बनता है। ओके, दैट्स ग्रेट। राइट नाउ यू आर लिविंग विद योर फैमिली। जी, मेरी so, फैमिली। वो क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा वो बता सकते हैं? प्रोसेस यार इस तरह है कि आपको जो है आपको पहले खुद ही कामा मिलता है, कंपनी आपको कामा इशू कर देती है। बेसिकली जब आप सऊदी आते हो यू हैव 3 मंथ्स वर्क वीज़ा, 3 माह के वर्क वीज़े पे आते हैं, फिर विद इन दोज 3 मंथ्स कंपनी इज़ बाउंड टू गिव यू कामा। तो आपको कामा मिल जाता है, वो आपको पहले महीने भी मिल सकता है, दूसरे महीने भी, बट इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल तो वो कंपनी हो सकता है आपको 3 माह कामा ना दे, 3 माह के बाद बाय बाय कर दे, डेट्स अ प्रोबेशन पीरियड। पाकिस्तान में इस तरह इसको सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन के यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड को बहुत सीरियस लिया जाता है, और वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस आपकी हर तरह से वैल्यूएट कर रहे होते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, फिर यू हैव टू वर्क विद डिफरेंट नेशनैलिटीज़, ये सब चीज़ें बहुत सारी वैल्यूएट होती हैं। उसके बाद देन दे डिसाइड ओके इफ़ यू आर गोइंग टू गिव दिस पर्सन अ परमानेंट स्टेटस और नॉट। खैर आप परफॉर्म अच्छा करते हैं, उसके बाद आपको कामा मिल जाता है विद इन 3 मंथ्स, देन यू कैन, उसके बाद डिफरेंट प्रोसेस हैं। आपको अपना निकाह नामा, फॉर एग्जांपल वाइफ की बात करें, निकाह नामा, आपके बच्चे हैं, आपको बर्थ सर्टिफिकेट, वो सारा आपने पहले पाकिस्तान के मूफा से टेस्ट करवाना है, फिर उसके बाद वो अगेन सऊदी एम्बेसी से टेस्ट होगा, फिर वो पहले इनिशियल वीज़ा यहाँ से इशू होगा, तो इट्स काइंड ऑफ एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन दैट कैन टेक अप टू 1 to 2 months। और उसके बाद ये एक ऑप्शन है कामा बुलाने। दूसरी ऑप्शन ये है कि जो थोड़ा सा निस्बतन इस टाइम आसान है, कंपैरेटिवली चीपर भी है, बिकॉज इफ़ यू कॉल योर फैमिली ऑन इकामा यू हैव टू पे 400 रियाल्स पर मंथ फॉर ईच डिपेंडेंट, यू नो, ऑन इकामा। लेकिन उसका एक थोड़ा सा आसान और चीपर तरीका भी है, वो भी है कि 1 साल के विजिट वीज़े पे आप बुला लें, दैट्स अ मल्टीपल एंट्री वीज़ा। वो भी अगेन यहाँ से आपका एम्प्लॉयर जो आपकी कंपनी है, आप उसको बताते हैं कि मैंने अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को भी बुलाना है,
वो आप यहाँ से 35 रियाल उनकी फ़ीस होती है, वो आप पे करते हैं, तो एक लेटर निकल आता है वीज़ा, वो फिर पाकिस्तान जाता है, वहाँ जाके वो आपके सऊदी एम्बेसी से टेस्ट होता है, विद इन 2 to 3 वीक्स वो आपका वीज़ा निकल आता है। Okay. और आपकी फैमिली, पेरेंट्स हैं, आपके वाइफ है, लेकिन उसमें बस एक कैच है, वो ये है कि आपको एवरी 90 डेज़ एग्जिट री एंट्री करनी पड़ती है सऊदी से। Okay. वो एक दफ़ा सऊदी के अंदर बैठी हो जाती है, बट आफ्टर दैट यू हैव टू गो आउट ऑफ सऊदी। नॉट नेसेसरली कि आप पाकिस्तान जाएँ, आप बहरीन जा सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर मिलता है, कतर जा सकते हैं, दुबई, जिस भी, बस सऊदी से बाहर निकलना है, एग्जिट री एंट्री लेनी है और वापस आ जाना है आफ्टर एवरी 90 डेज़। सो ये 2 तरीके हैं जो मैं समझता हूँ फैमिली को बुलाने के लिए कंपैरेटिवली ईजी हैं। और सो जो सबसे बेस्ट काम आप कर रहे हैं वो तो बताएं। इन्होंने एक कम्युनिटी बनाई हुई है जिसमें वो लोगों की हेल्प करते हैं जॉब फाइंड करने में, आप एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। इस तरह है कि जब मैं सऊदी आ गया तो मैंने फ़ील किया 2 साल पहले, तकरीबन 2 साल पहले मैं आया, तो बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आती हैं कि हम भी सऊदी आना चाहते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं और कैसे जॉब कैसे अप्लाई करें, किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अप्लाई करें, मतलब व्हाट्स अ राइट वे टू गेट एन इंटरव्यू कॉल, वी डोंट इवन गेट एन इंटरव्यू कॉल। बहुत सारी जॉब्स आती हैं, हम देखते हैं सऊदी लिंक्डइन के ऊपर उस पर अप्लाई करते हैं, विद इन एन आवर चेक करते हैं उस पर 1000 एप्लीकेंट्स अप्लाई कर चुके हैं, लो जी हमें तो कॉल ही नहीं आ रही, अब क्या करें। तो मैंने सोचा कि यार अगर हर इंसान के लिए चीज़ वैलिड एप्लीकेबल है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने वास्ता है, जैसे मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने सबसे बीइंग अ मुस्लिम मुझे उस मुल्क में रखा हुआ है कि जहाँ पे मैं मक्का मदीना उम्रे के लिए जा सकता हूँ, मस्जिद नबी जा सकता हूँ, मुझे किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने अपनी गाड़ी पकड़नी और पहुँच जाना। तो अगर अल्लाह ने मुझे नवाजा हुआ है तो वाई नॉट कंट्रीब्यूट बैक एंड गिव बैक टू द सोसाइटी। उसके लिए मैंने फिर एक ऐसा किया कि तो मैं लिंक्डइन के ऊपर काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, जो मेरे तकरीबन 14-15 हज़ार फॉलोअर्स हैं, नॉट मच, लोग तो 50,000 फॉलोअर्स करके बैठे होते हैं, फिलहाल 14-15 हज़ार फॉलोअर्स हैं। तो मैं लिंक्डइन पे उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर पोस्ट करता रहता हूँ रिगार्डिंग द इंटरव्यूज़ के, रिलेटेड टू इंटरव्यूज़ के, इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं। फिर मेरी एक आदत है, मेरे जो लोग इंटरव्यू करते हैं मेनली मेरी कंपनी में जो लीड्स हैं, मैनेजर हैं, वो मेरे दोस्त यार हैं, तो अगर कोई वो इंटरव्यू करते हैं तो मैं उनके पास जाके उनसे पूछता हूँ कि यार आपने अगर किसी को सिलेक्ट किया है तो किस क्राइटेरिया पे किया है, क्या बेस पे, आपने सीवी में क्या देखा, उसके इंटरव्यू में क्या आपने पूछा, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मैं कहीं लिख सकता, ऑब्वियसली वो तो चीटिंग होगी, लेकिन किस किस्म के आप सवाल पूछते हैं, क्या है। तो उसके बाद फिर मैंने और अगर आप किसी को फेल कर रहे हैं, इमीडिएट रिजेक्शन है किसी का रेज्यूमे देख के, प्रोफाइल देख के, तो उसकी क्या वजह है, किस वजह पे, तो वो सब चीज़ें मैं लिंक्डइन पे जो है ना टाइम एंड अगेन पोस्ट करता रहता हूँ। सेकेंडली मैंने एक व्हाट्सअप का पब्लिक चैनल बनाया हुआ है, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स पहले मैंने बनाया था, अब तकरीबन उसके 300-350 फॉलोअर्स हैं। डिफरेंट उसकी तो 70% ऑडियंस पाकिस्तान से है, बाकी 30% इंडिया से भी हैं, बाहर से भी हैं, सऊदीज़ भी हैं, सो भी है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो मुझे रियल टाइम, उसकी डिस्क्रिप्शन पे यही लिखा हुआ है कि भाई ये जॉब का ग्रुप नहीं है, आप मुझसे एक्सपेक्ट ये ना करें कि सऊदी फ़लानी कंपनी में जॉब आई है मैं उस पर पोस्ट कर दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी रियल लाइफ जो एग्जांपल्स हैं या जो मैं समझता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली जिन चीज़ों की ज़रूरत है सऊदी में एटलीस्ट टू गेट एन इंटरव्यू कॉल, मैं उस पर वो चीज़ें पोस्ट करूँगा। तो डेट्स अ पब्लिक ग्रुप जो कि मैं तकरीबन 300-350 फॉलोअर्स हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जिन पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ अपना टाइम। सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव नहीं रहता, फेसबुक, इंस्टा मैं नहीं करता, टिकटॉक वगैरह मेरे फ़ोन में है ही नहीं एप्लीकेशन, टू बी ऑनेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाँ जी, तो मैं लेकिन ये कि लिंक्डइन पे मैं अच्छा डिसेंट टाइम देता हूँ, जो मैं दिन का ऑन द एवरेज 1 घंटा मुझे लगता है मैं लिंक्डइन को दे देता हूँ। तो उस पर मैं नॉर्मली यही चीज़ें पोस्ट कर रहा होता हूँ, या अपने जो व्हाट्सअप के चैनल है कि लोगों को इससे गाइडेंस मिल सके। तो बाकी करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, राज़ी अल्लाह की ज़ात है, करना अल्लाह ने है, इंसान से मदद कर सकता है, गाइड कर सकता है लोगों को, तो बाकी जिसका जो नसीब है अल्लाह ताला फिर उसमें आसानी करते हैं। जैसे आपने अभी कॉन्टैक्ट किया था रिक्रूटमेंट जो आपकी कंपनी हायर करती है, कोई टिप्स मतलब कि आप देना चाहें? सॉरी, किस कंपनी को मैंने? मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी में जो रिक्रूटर्स हैं, हाँ, जो आपने टिप्स लिए हैं, अगर कुछ देना चाहें। यार टिप्स यही है कि लिंक्डइन एक टर्म होती है ATS, या ATS फ्रेंडली रेज्यूमे। मैं मेरे जो पिछले 5-6 सालों का है ना, उसमें बड़ी एक्टिवली मैं खुद इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता रहा हूँ, अभी तक पिछली कंपनी में भी करता रहा हूँ, अभी इस कंपनी में नहीं किया मैंने वीबुक में ऑनेस्टली। तो एक तो रंग बिरंगे जो हम फॉर्मेट्स बनाते हैं ना, पिंक थीम, ग्रीन थीम, येलो थीम, रेड थीम, इनसे खुदारा अवॉइड करें कि ये रंग बिरंगे जो होता क्या है लिंक्डइन के ऊपर आप देखें, एक जॉब के अगेंस्ट 1000 CV जब आता है ना, तो आपका क्या ख्याल है कि 1000 CV बैठा HR देख रहा है? नहीं भाई नहीं, उसने फर्स्ट स्टेप जो है ना वो ऑटोमेशन में से गुजरना है। ATS फॉर्मेट जिनका नहीं है ना, फर्स्ट स्टेप पे रिजेक्शन, ख़त्म कहानी। जितना मर्जी सॉलिड एक्सपीरियंस है, जितना मर्जी मजे का एक्सपीरियंस है, अगर आपका ATS फ्रेंडली रेज्यूमे नहीं है, इसका मतलब वो असल रिक्रूटर तक वो पहुँच ही नहीं रहा, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि ऑन द एवरेज एक CV के ऊपर आपका जो रिक्रूटर है ना वो 20 से 25 सेकंड लगाता है बस। उसमें उसने जज करना है कि मैंने इसका रिज्यूमे मज़ीद देखना है कि नहीं देखना। हम गलती क्या करते हैं, हमारा 5-5-6 साल एक्सपीरियंस है,
पहला सेक्शन हमने लिखा होगी मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मेरा ईमेल ये है, मेरा घर का एड्रेस ये है, मेरा मैरिजल स्टेटस, मेरा क्या आईडी कार्ड नंबर। भाई आईडी कार्ड नंबर से कोई भी तुम्हारा जेंडर, दो ईमेल दिए होंगे, दो सेल नंबर, सऊदी नंबर भी दिया हुआ है, पाकिस्तान नंबर, नहीं ऐसा ना करो भाई। बेसिक आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल, आपका नाम, सेल नंबर, खलास। इसके अलावा गिटहब का कोई लिंक है वो लगा दें। उसके बाद जो आपकी चीज़ आपने सीवी पे दिखानी है मोस्ट मॉडलिटी वो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपने किन चीज़ों पे काम किया हुआ है। भाई तो अगर किसी मेरे जैसे बंदे ने करीम पे काम किया हुआ है, सऊदी एयरलाइन पे काम किया हुआ है, IoT पे काम किया है, वो सेक्शन मैंने जाके तीसरे सफ़े पे अपने बनाया हुआ है, तो यार वो रिक्रूटर तो 20-25 सेकंड में नीचे पहुंचेगा ही नहीं कि क्या बुलशिट लिखी हुई है, इसमें सारी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है फारिग। तो ये दूसरी गलती हम ये करते हैं। तीसरी चीज़ मैंने एक और अभी रिसेंटली एक ऐसी चीज़ देखी है बड़ी स्ट्रेंज। एक बंदे ने मुझे रीच आउट किया लिंक्डइन पे, मैं और मेरी आदत है कि मैं हर बंदे को रिप्लाई करता हूँ। वो जानने वाला रिप्लाई किया तो पॉडकास्ट हाँ हो जी रहा जी है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने हर बंदे को जवाब देता हूँ, मैं जो मर्जी मुझे रीच आउट करे। एक दिन 2 दिन लेट हो सकता है, वो ज़्यादा मसरूफियत होती है कोई ऐसा, लेकिन मैं रिप्लाई आई मेक श्योर। एक बंदा ने रीच आउट किया कि आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन सऊदी, सो आई नीड योर हेल्प एंड गाइडेंस एंड ब्ला ब्ला। आई सेड ओके शेयर योर रिज्यूमे विद मी। उसने मुझे रिज्यूमे अपना दे दिया, लोकेशन अपनी रियाद लिखी हुई, सऊदी नंबर, पाकिस्तानी नंबर भी था ब्लैक स्लैश के साथ। तो मैंने उसको रीच आउट मैंने कहा उसको 1-2 टिप्स मैंने दिए कि यार ये जो रंग बिरंगे थीम्स हैं ना इनको निकालो, प्रोजेक्ट्स को अपने ज़्यादा। फिर मैंने कहा यार तुम्हारी मुझे पूरे रिज्यूमे में लोकेशन तो रियाद है, लेकिन कोई सऊदी प्रोजेक्ट, सऊदी एक्सपीरियंस नज़र नहीं आ रहा, क्या सीन है? नहीं वो तो मैं पिछले महीने उम्रे पे आया था सऊदीया, आई चेंज माई लोकेशन टू सऊदी इन ऑन लिंक्डइन। यार मतलब हाउ कैन यू डू इट? मतलब मैंने उससे कहा कि यार तुम यानी तुम सऊदीया में नहीं हो? नहीं। अच्छा तुमने किसी सऊदी कंपनी के साथ काम नहीं किया? नहीं किया। देन वाई योर लोकेशन इज़ रियाद ऑन लिंक्डइन? वो तो मैंने रिक्रूटर्स की नज़र में आने के लिए ऐसा किया। भाई अब उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? ठीक है आप सऊदी के रिक्रूटर्स की नज़र में आ जाएंगे, ओके जी बंदा रियाद लिखा हुआ है, सीवी के ऊपर भी, लिंक्डइन के ऊपर भी सऊदी नंबर भी है। अब रिक्रूटर आपको रीच आउट क्या अज्यूम करके करेगा कि ये बंदा सऊदीया में है और लोकली अवेलेबल है विद अ वैलिड ट्रांसफरेबल इकामा। बट वंस ही विल रीच आउट टू यू, विल कम टू नो कि यार वो यार तो बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो वो आपका लिए इतना बड़ा रेड फ्लैग है। और उसके बाद वो आपको मेरे हिसाब से ऐसा ब्लॉक लगाएगा, आपको ब्लॉक करेगा या वो आपको अपनी उस लिस्ट में डालेगा कि दोबारा वो कंपनी आप उसमें अप्लाई करने आप जोगे नहीं रहेंगे। ये बहुत सारे लोग हमारी गलती करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए। सच बोलना चाहिए। आप रिक्रूटर को खुल के बताएं कि भाई मैं पाकिस्तान में हूँ, आई एम नॉट इन सऊदी बट आई एम ओपन फॉर द रीलोकेशन। तो भाई टिप्स यही है कि रंग बिरंगे फॉर्मेट्स अवॉइड करें, ATS फ्रेंडली फॉर्मेट्स बनाएं। उसके बाद अपना जितना सच हो सकता है वो बोलें, अपने प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा प्रोजेक्ट करें, अपने प्रोजेक्ट्स को ऊपर शो करें उनके बारे में। और एक चीज़ मैंने और नोट की कि हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, लोगों ने एक्चुअल लिंक्स लगाए होते हैं ना कि अगर रूटर लिंक पे क्लिक करे तो उसके पास ब्राउज़र में वो लिंक खुल जाए, वो देख सके क्या एक्चुअली इसने किस प्रोजेक्ट पे काम किया। तो वो हमारे पास स्टेजिंग सर्वर या टेस्ट सर्वर के URLs लगे हुए, लिटरली आई हैव सीन रिज्यूमेस कि वो स्टेजिंग सर्वर उसने लिंक ओपन किया ब्राउज़र पे स्टेजिंग डॉट फलाना फलाना ABCXYZ। अब वो रिक्रूटर कह रहा है कि यार इस तरह की जो पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स है ना ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह की हरकतें नहीं करनी कि जो आपको यानी देखें अगर रिक्रूटर आपका CV देख रहा है ना सऊदी में या किसी भी कंपैरेटिव मार्केट में, तो वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला सीन है कि वो उस कंपनी का जो HR है ना उसने एक दफ़ा देखना है। अगर आपने ऐसा कोई ब्लंडर मारा, गलती की, तो देयर इज़ वेरी मच लाइकली है चांस कि वो दोबारा आपको कंसीडर नहीं करेगा। वो आपको किसी ऐसी लिस्ट में डाल देगा कि जब आपके वहाँ पे आपका ईमेल जाएगा या आपका CV उस पर से गुजरेगा तो आगे फ़िल्टर आउट हो ही नहीं सकेगा। इस तरह की चीज़ें हैं कि जिनको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। ऊपर और CV के नाम यार अब आप क्या कहते हैं, CV वर्जन 1, CV वर्जन 2, CV वर्जन 2.3 लिखा हुआ आ रहा होता है हाँ, जब आप सेंड करते हो। हाउ कैन यू डू दिस? इस तरह की हरकतें ना करें। फिर एक और 5वां 6ठा पॉइंट मैं एक और बताना चाहूँगा अब इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हुए कि आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। यार ये जो इस तरह के ईमेल्स हैं ना, पापा की परी और शहज़ादा और स्मोकर, रांझा स्मोकर फलाना @gmail, खुदारा इनसे अवॉइड करें। प्रोफेशनल वो आपने अपने ज़माने क्या कहते हैं बचपन में मैट्रिक FSC में जिस तरह के ईमेल एड्रेस बना लिए वो वक्त गुजर गया। अब भाई बंदों के पत्रों वाली और जो प्रोफेशनल रिज्यूमेज ईमेल एड्रेस होते हैं वो ईमेल एड्रेस बनाएं ताकि लोग अगर आपको रीच आउट करें तो उनको लिखते हुए पापा की परी और रांझा स्मोकर वो हंस ना रहे हों या वो आपको इस बेस पर रिजेक्ट ना कर दें कि यार ये क्या बकवास है। तो ये 5-6 चीज़ें जिनको हमें जो है ना वो ज़्यादा थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाएं हर चीज़ के अंदर। एग्जैक्टली प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है। टेक थिंग्स सीरियसली, डू नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि अच्छा यार मैं जिस तरह का मर्जी रिज्यूमे उठा के भेज दूँगा तो मुझे कॉल आएगी, नहीं आएगी कॉल। कंपेटिटिव मार्केट है, एक पोजीशन है, 1000 CVs हैं। और कोशिश ये करें आपका बेशक अगर एक्सपीरियंस फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक दोनों का है, बट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ फ्रंट एंड पोजीशन डिज़ाइन योर CV अकॉर्डिंगली। आप 2 डिफरेंट वर्जन बना लें, एक बैक एंड वर्जन बनाएं, एक फ्रंट एंड वर्जन बनाएं, इंस्टेड ऑफ कि आपने एक कॉमन जेनरिक रिज्यूमे रखा हुआ है, हर पोजीशन पे वही उठा के दिए जा रहे हैं। एक कंपनी को फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए जिसको फॉर एग्जांपल एंगुलर चाहिए,
आपने रिएक्ट पे काम किया हुआ है, एंगुलर में भी थोड़ा सा है, आपने अपना फुल स्टैक वन स्टैक उठा के भेज दिया जिसमें एंगुलर का लेना देना ही कोई नहीं है, भाई कैसे आपको जॉब आपको कॉल आएगी? नहीं आएगी। सो मेक डिफरेंट वर्जन, स्पेशलाइज वर्जन, काम करें अपनी प्रोफाइल के ऊपर, 80s और इन चीज़ों के ऊपर, तभी यू कैन एक्सपेक्ट एन इंटरव्यू कॉल फ्रॉम द कंपनीज। ओके, दैट्स ग्रेट। अब तक जितनी भी मैंने बात की ना, सारे प्रोज थे सऊदी अरेबिया के, कौन से बता दें? यार कौन्स ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस इतना आइडियल नहीं है टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि यूरोप में होता है, यूएस में होता है। वहाँ पे अगर आप आफ्टर वर्किंग आवर्स अगर आपको कोई रिक्रूटर रीच आउट नहीं करता, नॉर्मली अगर आप करें भी तो आप यूर ऑथोराइज नॉट टू रिप्लाई हिम, बट दैट्स नॉट द केस इन सऊदी अनफॉर्चुनेटली। स्पेशली तो ये है कि अगर आपको ऐसा भी सिचुएशन आ सकती है, जैसे मैं वी बुक में हूँ, तो अभी हमारा पीक सीज़न चल रहा है, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक पीक सीज़न रहता है 6 माह। तो उसमें कोई भी प्रोडक्शन बग अगर आ गया है, आपको क्या, हमारी एप्लीकेशन मिलियंस ऑफ यूज़र यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन बग आ गया तो वो फ्राइडे है या सैटरडे या रात के 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, यू हैव टू फिक्स दैट। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आवर्स भी काम करना पड़ सकता है, आपको वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ सकता है। बाय लॉ कोई भी चीज़ जो लॉ है यहाँ का, वो रिक्रूटर्स को या आपके मैनेजर्स को इस चीज़ से फॉरबिड नहीं करता कि वो आपको आफ्टर वर्किंग आवर्स या आपके वीकेंड्स पे रीच आउट नहीं कर सकते। बस दैट्स द ओनली थिंग मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस इतना आइडियल नहीं है, यू हैव टू वर्क फॉर सम एक्स्ट्रा आवर्स एंड ओवर द वीकेंड्स एज वेल, यू नो। लिविंग एक्सपेंसेस बता सकते हैं आप? यार लिविंग एक्सपेंसेस डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। विद फैमिली? ठीक है, विद फैमिली ये है कि 2 तरह के अपार्टमेंट्स मिलते हैं। एक तो होटल्स तो बहुत महंगे, होटल्स तो आप जाएंगे तो वो एक मंथ का यानी 2,500 से 3,000 रियाल होटल का खर्चा, तो आप वो नहीं कर सकते। इफ़ यू आर लुकिंग टू लिव हेयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू शुड गो फॉर सम अपार्टमेंट। उस केस में ये है कि 2 तरह के अपार्टमेंट्स हैं, एक फर्निश्ड और एक अनफर्निश्ड। अगर आप फर्निश्ड दोनों के रेट्स में डिफरेंस है। अगर अनफर्निश्ड में जाएंगे, इट मीन्स यू हैव टू फिल ऑल द फर्नीचर फॉर ऑन योर ओन। उसमें आप न्यू फर्नीचर भी ले सकते हैं, आप यूज़ भी ले सकते हैं, डेट्स ओन यू कि आप कैसे लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। उसकी रेंज मैं समझता हूँ कि 1,500 से 2,500 रियाल के दरमियान एक मुनासिब, बहुत लश-पश एरिया में नहीं, एक मुनासिब एरिया में 1,500 से 2,000 रियाल के दरमियान आपको मिल जाता है अपार्टमेंट। बट इफ़ यू आर गोइंग टू सम फर्निश्ड अपार्टमेंट, दैन अगेन इसमें भी एक डिफरेंस है, वो ये है कि आपको 1 बेड चाहिए, 2 बेड चाहिए, 3 बेड चाहिए, आपकी फैमिली पर डिपेंड करता है। इफ़ यू हैव वाइफ एंड किड्स फॉर एग्जांपल, तो आपको 2 बेड चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हैं, यू नीड अ 3 बेड अपार्टमेंट। इफ़ यू आर लिविंग अलोन, देन यू कैन गो फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन। यहाँ भी किड्स नहीं है आपके, तो आप 1 BHK में 1 बेडरूम में भी जा सकते हैं। ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। लेकिन एक फैमिली के साथ जिस तरह मेरा है, तो आई वुड से कि अनफर्निश्ड आप 1,500 से 2,000 रियाल में आपको मिल जाता है। अगर आप फर्निश्ड में जाएंगे तो आप जहन में रखें कि 2,500 से 4 साढ़े 4,000 रियाल में आपको पर मंथ जो है। और आपको एक चीज़ और मैं बताऊँ कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 1 साल का होता है, बट यू हैव टू पे फॉर 6 मंथ्स अप फ्रंट। आपको 6 माह की इकट्ठी पेमेंट करनी होती है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। No worries. इट्स अ ग्रेट पॉडकास्ट। और मेरा ख्याल है ये पहला पॉडकास्ट था जो मन में हुआ है, जिसमें आपने कंप्लीट एक्सप्लेन किया। जी। और यू आर वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जहाँ पे भी आप काम करें वी जी। बुक में। सो थैंक यू सो मच फॉर No योर worries, टाइम। no worries. और लाजमी जाके मैं लिंक्डइन में मेंशन कर दूंगा इनका, टॉप कमेंट में और डिस्क्रिप्शन दोनों में आ जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी का जो चैनल का लिंक है वो भी आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा, वो भी मैं ऐड कर दूंगा। सही। जितना कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि मतलब कि यार इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतना वक्त गुजारा है, तो किसी ना किसी तरह हम कंट्रीब्यूट कर सकें बिल्कुल, सोसाइटी को। बिल्कुल तो वो इन्होंने कोशिश एक स्टार्ट की है। इंशाल्लाह आप अप्रोच करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच। मास्सलाम।